हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ में एक थ्योरम भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज़ 2। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इस प्रकार की कोई परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं होता है जिसका कि वर्ग 2 है। अब इसे सिद्ध करने के लिए यदि संभव है तो हम ये मान लेते हैं कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है, यानी कि √2 इज़ एलिमेंट ऑफ Q। ये हमने माना है। ये हमने माना है कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो हम इसको m/n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि m और n दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और n जो नीचे का है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब m और n ये परस्पर हमारे अभाज्य होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए, इसमें से कोई भी खंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो √2 इक्वल टू m/n, दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू √2n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने और दोनों को स्क्वायर जब हमने किया तो हमारे पास में आया m स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m स्क्वायर है वो हमारा इवन इंटीजर यानी कि एक सम पूर्णांक आ गया। 2 से गुणा है, देखें यहाँ पर, तो जो m स्क्वायर है वो हमारा इवन इंटीजर या एक सम पूर्णांक हो गया। अब जब m स्क्वायर सम पूर्णांक है तो m भी एक सम पूर्णांक हो गया। अब चूंकि 2 एक हमारा अभाज्य संख्या होती है, इसलिए m स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, m इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। अब हम मान लेते हैं कि जब m एक इवन इंटीजर है तो m को हम किसी एक इंटीजर से गुणा करते हैं 2 के साथ, तो वो इवन इंटीजर हो जाता है। तो मान लेते हैं कि m इक्वल टू 2q है, जहाँ पर q इज इंटीजर है z। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन है, ये और साथ में ये इक्वेशन नंबर 2 है, इससे हम m की वैल्यू इसमें रख दें तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 से m की जगह हमने 2q रखा तो 2q का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस n स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड का लिख दिया मैंने। इसको स्क्वायर किया तो ये हमारे पास में हो गया 4q स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस n स्क्वायर, ट्वाइस से ट्वाइस कट गया तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ q स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि जो n स्क्वायर है वो भी इवन इंटीजर है, तो n स्क्वायर इज इवन इंटीजर। जब n स्क्वायर इवन इंटीजर होता है तो n भी इवन इंटीजर होता है। अब इस a इक्वेशन से और साथ में b से हमने क्या देखा कि m और n दोनों के दोनों ही इवन इंटीजर हैं। अब अगर दोनों इवन इंटीजर हैं तो हम दोनों के दोनों सम पूर्णांक हो गए। इसका मतलब दोनों का 2 उभयखंड है, यानी कि 2 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो कि n के परस्पर अभाज्य होने की मान्यता के विपरीत है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो √2 इज रेशनल जो हमने माना था वो गलत है, तो √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये इस तरह से हमारे पास में ये सिद्ध होता है कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ p and q आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रेस्पेक्टिवली, यदि हमारे पास में p तो है रेशनल और q हमारे पास में है इरेशनल, तो p और q अगर हमको रेशनल और इरेशनल दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली तो हमें ये सिद्ध करना है कि p प्लस q एंड p इंटू q दोनों हमारे इरेशनल होंगे। तो इनको इरेशनल नंबर सिद्ध करने के लिए हम इसको उल्टा मान के चलेंगे। हमेशा हमें जो भी सिद्ध करना होता है, जो हमें दिया हुआ होता है, हम उसका उल्टा मान के चलते हैं। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, गिवन दैट p इज़ ए रेशनल नंबर एंड q इज़ इरेशनल नंबर। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि p और p प्लस q जो है हमारे पास में ये इरेशनल नंबर होगा, पर हम इसको उल्टा मानते हुए चलते हैं। माना कि p प्लस q हमारा रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में अगर p रेशनल नंबर है, ये यहाँ से हमने लिया,
अगर p रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की परिभाषा से मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर में यदि p एलिमेंट है तो -p भी उसका अवयव होगा। यदि -p इसका अवयव है तो हमने क्लोज प्रॉपर्टी लगाई -p प्लस q। हमने इस p प्लस q के साथ ये p ऑपरेट किया तो -p प्लस q इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ q। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉरी, क्लोज प्रॉपर्टी लगाई हमारी। तो यहाँ पर हमने इसमें हमने एसोसिएटिव लगाई और -p प्लस p ये हमने इन्वर्स प्रॉपर्टी लगाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने इन्वर्स प्रॉपर्टी लगाई तो ये हमारे पास में 0 आ गया और ये इसके बाद में ये कहाँ से आए, यहाँ आइडेंटिटी। दैट इम्प्लाइज ये यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी लगानी, यहाँ से यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई तो q इज़ एलिमेंट ऑफ q। यहाँ पर हमने क्या निकाला कि जो q है हमारा वो रेशनल नंबर है, पर हमारा अजम्पशन तो जो हमको दिया हुआ है, सॉरी, वो तो क्या है, q रेशनल नंबर है। तो जो हमने सोचा था कि p प्लस q रेशनल है वो गलत है, इसलिए q इज़ ए रेशनल नंबर, दैट इज़ हमारी मान्यता p प्लस q इज़ रेशनल गलत है, दैट इज़ p प्लस q इज़ r माइनस q प्रूव्ड। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे। सिमिलरली 0 इज़ नॉट इक्वल टू p इज़ एलिमेंट ऑफ q। हमने ये माना कि p जो है वो q का अवयव है, सॉरी दिया हुआ है, वो तो p q का अवयव दिया हुआ है हमको यहाँ पर, और वो 0 के बराबर नहीं है, ये हमने मान लिया है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका इन्वर्स भी इसके में उपस्थित होगा 1/p। तो दैट इम्प्लाइज p इन्वर्स इज एलिमेंट ऑफ q एंड लेट pq इज एलिमेंट ऑफ q। अब हम उल्टा मान के चलते हैं, हमें तो क्या सिद्ध करना है कि pq जो है वो इरेशनल है, पर हम ये मान के चलते हैं कि pq रेशनल है। अब हम ये उल्टा मान के चलेंगे हमेशा। अगर pq रेशनल है तो हमने एक क्लोज प्रॉपर्टी लगाई, इस p इन्वर्स को इससे गुणा करा तो ये हमारा q का एलिमेंट होना चाहिए क्लोज प्रॉपर्टी से। यहाँ पर हमने ब्रैकेट चेंज किया तो यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लगाया। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, फील्ड में है, ऑर्डर्ड फील्ड में क्यों हमारा ऑर्डर्ड फील्ड होता है उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो p अब हमने एसोसिएटिव लगाई यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट चेंज कर दिए, p इनवर्स p इंटू क्यू इज एलिमेंट ऑफ q। अब p इनवर्स p इक्वल टू 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ से यहाँ हमने इन्वर्स लगाया तो हमारा 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमने क्या कौन सा लगाया, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1 इंटू क्यू बराबर क्यू, दैट इम्प्लाइज क्यू इज एलिमेंट ऑफ क्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास में क्या होगा, वी नो दैट क्यू इज़ एलिमेंट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है, क्यू इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ क्यू, दैट इज़ आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, सो पी क्यू इज़ एलिमेंट ऑफ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने इस तरह से हमें सिद्ध करना है, कोई थ्योरम आती है तो इस तरह से हमें उसे सिद्ध करना है। नाउ एक थ्योरम और है, मैं उसको कराती हूँ। थ्योरम द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो सेट Q है ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि Q हमारा ऑर्डर्ड फील्ड होता है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड फील्ड तो ये Q है ही, तो इसकी चीज़ों को तो प्रूव करना नहीं है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, मतलब हमें पूर्ण की जो कंडीशंस होती है हमें सिर्फ वही सिद्ध करनी है। तो हम ये जानते हैं कि Q हमारे पास में एक ऑर्डर्ड फील्ड है या कि क्रमित क्षेत्र है। तो हमें इस प्रमेय में केवल ये सिद्ध करना है, केवल यही बताना है कि Q का एक अरिक्त उपसमुच्चय ऐसा विद्यमान है जिसके ऊपरी परिबद्ध तो Q में है लेकिन उच्चक Q में नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध, उच्चक, निम्नक सब कराए हैं। आप मेरे चैनल पे जा कर के उसमें से निकाल के देख सकते हैं, या मैं इसमें आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास में S जो है वो Q का सबसेट है, तो S इज इक्वल टू X है, जहाँ पर कि X एलिमेंट है Q प्लस का, एंड Q प्लस का मतलब होता है जहाँ पर 0 नहीं है, नॉन नेगेटिव, एंड
एक्स स्क्वायर इज लाइज बिटवीन 0 to 2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज़ लेस देन 2, तो ये यहाँ पर लाई करता है। दैट इज s इज ए सबसेट ऑफ q, यानी कि s हमारा q का सबसेट है। ये एक अरिक्तुप समुच्चय हो गया। सेकेंड अब हम 2 लें, अगर हम s इक्वल टू 2 ले, सॉरी x इक्वल टू 2 ले, हम यहाँ पर x इक्वल टू 2 ले तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, जो इससे ज़्यादा हो गया। ये 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ s। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो हमने देखा कि 2 से छोटा एक्स स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ये इससे छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 इसका अवयव नहीं है। अब जो अपर बाउंड होता है वो इसका अवयव होना जरूरी नहीं है, वो समुच्चय q का अवयव होना चाहिए। तो 2 इज एलिमेंट ऑफ q एंड 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ s, सो 2 इज अपर बाउंड ऑफ s। अपर बाउंड क्या होता है, इस s के जितने भी अवयव हैं वो इससे छोटे हैं 2 से, तो 2 इसका अपर बाउंड हो गया। अब हम अपर बाउंड को सुप्रीमम है कि नहीं ये हमें सिद्ध करना है। सो s इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ q विच इज अपर बाउंड, which has upper bound। so s क्या है हमारे पास में, अब क्या हुआ हमारे पास में, so s is नॉन एम्प्टी, क्योंकि s खाली नहीं है, क्योंकि 1 इसका अवयव है। s इज नॉट 5 बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ s, तो ये खाली नहीं है। तो s इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड above सबसेट ऑफ q। तो यहाँ पर हमने इस पूरे से क्या निर्णय निकाला कि हमारे पास में s एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि बाउंडेड अबव है और q का सबसेट है। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि यहाँ पर इस s में कोई भी सुप्रीमम नहीं है, s का जो सुप्रीमम कोई भी q में नहीं है। तो उसके लिए मान लेते हैं हम कि अल्फ़ा जो है वो q का अवयव है, इज ए सुप्रीमम ऑफ s। हम उल्टा मान के चलते हैं कि जो उच्चक है यहाँ पर ये सुप्रीमम ऑफ s, ये अल्फ़ा है। नाउ लेट अस सपोज ऑन द कंट्री अल्फ़ा इज एलिमेंट ऑफ q, अल्फ़ा हमारा सुप्रीमम ऑफ s है। फॉर ऑल s अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू s। तो अल्फ़ा से x जो भी s के अवयव हैं वो सारे के सारे छोटे होने चाहिए, मतलब अल्फ़ा उनसे बड़ा होना चाहिए। तो 1 इज एलिमेंट ऑफ s, दैट इज अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 0 से बड़ा होता है तो 1 इज ग्रेटर देन 0। सो अल्फ़ा इज पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ q। यहाँ पर हमने क्या देखा कि अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ q है। अब अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 है, दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, ये भी 0 से बड़ा होगा। और अल्फ़ा स्क्वायर इज एलिमेंट ऑफ q प्लस, तो अल्फ़ा स्क्वायर भी q प्लस का अवयव होगा। अब हम जानते हैं कि 2 जो है वो रेशनल नंबर होता है, 2/1 हो जाता है, जो रेशनल नंबर हो गया। 2 इज एलिमेंट ऑफ q, इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इज एलिमेंट ऑफ q एंड q इज ऑर्डर्ड फील्ड। अब हमने देखा कि Q हमारा क्रमिक क्षेत्र है, तो इन ऑर्डर्ड फील्ड इट फॉलोज ट्रिकोटोमी लॉ। ऑर्डर्ड फील्ड में हमें पता है कि वो त्रिभागी नियम को पालन होता है, अतः त्रिभागी नियम से हम इसको निकालते हैं तीनों से। तो पहला क्या होता है, कंडीशन हमेशा क्या होता है, एक लेस देन होगा या इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज लेस देन 2, हम यहाँ इन तीनों में से केवल एक ही सत्य होना चाहिए। तो मान लेते हैं, हमने माना कि बीटा इक्वल टू 4 + 3 अल्फ़ा अपॉन 3 + 2 अल्फ़ा, ये हमने मान लिया ताकि हम आंसर तक पहुंच सकें। अब हमने क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 2 लिया है तो हमने यहाँ पर बीटा स्क्वायर -2 निकाल लेते हैं, और वो देखेंगे ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है। तो बीटा स्क्वायर कर दिया हमने, इसको स्क्वायर कर दिया 4 + 3 अल्फ़ा अपॉन 3 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसको खोल दिया, खोल के हमने यहाँ पर ये लिखा।
अब हमने बीटा स्क्वायर -2 किया, तो ये जो हमने किया था इसमें से -2 कर दिया। फिर हमने एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास में आया बीटा स्क्वायर -2 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर -2 अपॉन ये जो नीचे का है 3 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। अब बीटा माइनस अल्फ़ा निकाल लेते हैं हम। तो बीटा माइनस अल्फ़ा में हमने यहाँ बीटा की वैल्यू रख दी, उसमें से अल्फ़ा माइनस किया, हमने एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास में ये आया 2 × 2 - अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 3 + 2 अल्फ़ा। अब इसमें दो केस हैं। अब पहला केस हमने क्या लिया, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0। यदि अल्फ़ा 0 से बड़ा है, यहाँ पर अल्फ़ा 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो हमारा पास में है अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 भी है। अल्फ़ा इज एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर एंड फ्रॉम 3, जो हमारी तीसरी इक्वेशन है, इससे बीटा भी क्यू का अवयव है, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास में अल्फ़ा इज एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस है। तो यहाँ पर जब अल्फ़ा को 3 से गुणा करके जोड़ें और ये डिवाइड करें, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बीटा भी एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर -2 लिया हमने, विच इज़ लेस देन 0, ये हमें पता है, ये हमारे समुच्चय की कंडीशन है एस की, दैट इज़ फ्रॉम 1। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर -2, ये यहाँ से लिया हमने, अल्फ़ा स्क्वायर इज लेस देन 2 में माइनस कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर -2 लेस देन 0 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर लाए, जब अल्फ़ा स्क्वायर -2 इज़ लेस देन 0 है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी नेगेटिव हो गई, मतलब कि बीटा स्क्वायर -2 भी लेस देन 0 हो गया, मतलब बीटा स्क्वायर इज लेस देन 2 हो गया। अब इक्वेशन जो 5 है, यहाँ से यदि बीटा स्क्वायर इज लेस देन 2 है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0। कहाँ से, जब अल्फ़ा स्क्वायर इज लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 2 है, अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 2 है, तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आ जाएगी। तो बीटा माइनस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा आ जाएगा। मतलब हमारे पास में हमने क्या निकाला कि जो अल्फ़ा स्क्वायर था वो 0 और 2 के बीच में था सबसेट एस में, और वो इन अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के अल्फ़ा स्क्वायर और 2 के बीच में आया बीटा स्क्वायर। इसका मतलब बीटा भी इस एस का अवयव है। चूँकि अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा एंड बीटा इज़ एलिमेंट ऑफ एस, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इज़ नॉट अपर बाउंड, क्योंकि जो अपर बाउंड होता है वो सबसे बड़ा होता है पूरे समुच्चय के अवयवों से। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा तो इससे छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये अल्फ़ा अपर बाउंड नहीं है। तो हमारा जो पहला अजम्पशन था अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 2, ये गलत हो गया। तो ये वाला जो अजम्पशन है हमारा, ये वाला, ये हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2। केस सेकंड में हम अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू अगर 2 करते हैं, यदि अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 है एंड अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास में ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जो कि जिसका स्क्वायर 2 हो। ये मैंने अभी आपको सबसे ऊपर वाला जो केस बताया था उसमें बताया था, तो ये केस भी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2, ये केस भी एप्लीकेबल नहीं है। अब लास्ट केस हमारे पास में बचता है अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। पहला हमने बीटा इज एलिमेंट ऑफ क्यू लिया था, तो बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 और बीटा इज लेस देन अल्फ़ा। तो हमारे पास में क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 0 के बीच में हमारे पास में क्या आया, बीटा स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर रख के निकाला है। ये जो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 है, ये यहाँ पे हमने निकाला है, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 से बड़ा है तो इसमें से कम आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा लेस देन 0 हो जाएगा, तो बीटा इज़ लेस देन अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो जाएगा इस थर्ड वाले केस में। ये देखिए अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब बीटा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये इसके बीच में आ गया। अब x इज़ एनी एलिमेंट ऑफ s, यदि x s का कोई अवयव है, और हमने जो अभी निकाला 0 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 2 और लेस देन बीटा स्क्वायर लेस देन अल्फ़ा स्क्वायर, और 0 लेस देन एक्स लेस देन बीटा लेस देन अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए कि ये अल्फ़ा और ये बीटा
दोनों के दोनों अपर बाउंड हैं, लेकिन बीटा इस अल्फ़ा से कम है। जबकि अगर लीस्ट अपर बाउंड होता है तो ये सबसे छोटा न्यूनतम धनात्मक होना चाहिए था, पर ये यहाँ पर बड़ा है। इसलिए अल्फ़ा इज़ नॉट अ सुप्रीमम बिकॉज अल्फ़ा इज़ अ रेशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम ये कहेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा है वो हमारा सुप्रीमम नहीं हो सकता है, बट अल्फ़ा इज़ एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, सो क्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो हम ये कहेंगे कि क्यू हमारा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर 1 ख़त्म करा दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।